वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम नवंबर महीने के इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल समुद्रयान मिशन के बारे में है। हम यूनिवर्स में अलग अलग तरीके के एक्सप्लोरेशंस करते हैं, स्पेस में जाने की तैयारी करते हैं। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि समंदर की गहराई में जाना बहुत आसान है। ऑक्सीजन की कमी एक चैलेंज होता ही है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा दबाव भी सहना होता है। इन बिटवीन आपके पास इनफ इक्विपमेंट होने चाहिए कि आप समंदर की गहराई में जाके ना केवल सर्वाइव कर सकें, बल्कि जो भी एक्सप्लोरेशंस आपको करने हैं वो कर सकें। ऐसी कैपेबिलिटी अगर आपको ऐसा लगता है कि हर देश के पास है, तो नहीं है। कुछ चुनिंदा देश ही हैं जो समंदर की गहराई में जाकर एक्सप्लोरेशन करने की क्षमता रखते हैं। उन देशों के अगर मैं आपको नाम बताना चाहूं तो लाइक यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। ये कुछ चुनिंदा देश हैं जो समंदर की गहराई में जाके चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब इस लीग में शामिल होने वाला है इंडिया। इंडिया रिसेंटली अनवेल कर चुका है अपना फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन। नाम दिया गया है समुद्रयान। नाम से स्पष्ट है, चेन्नई में इसे अनवेल किया गया है। हमारी तैयारी एकदम हो गई है। कुछ समय के बाद हम इसका फर्स्ट फेज का ट्रायल स्टार्ट करेंगे और आने वाले समय में हम समंदर की गहराई में जाएंगे। ये पहला यूनिक मैन्ड मिशन होगा इंडिया की ओर से, जिसमें हम डीप सी को एक्सप्लोर करेंगे। वहां पर हम रेयर मिनरल्स की माइनिंग कैसे की जा सकती है, इस बारे में भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस मैन्ड मिशन में 3 लोगों को भेजे जाने का प्लान बनाया गया है। जो व्हीकल एक प्रकार का सबमरीन जो इन एक्सप्लोरर्स को लेकर जाएगा, उसे नाम दिया गया है मत्स्य 6000। इसमें 6000 का क्या मतलब है? 6000 का मतलब है कि ये 6000 मीटर की गहराई पर जाएगा। 6000 मीटर की गहराई का मतलब है कि समंदर में हम 6 किलोमीटर नीचे जाने वाले हैं, चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, स्टडी करने के लिए। इस डीप ओशन मिशन की कॉस्ट आने वाली है 6000 करोड़ रुपीज। मतलब हम 1 मीटर के ऊपर 1 करोड़ का खर्चा करने वाले हैं। इसका जो प्रिलिमिनरी डिजाइन है वो तैयार हो चुका है और 2024 के सेकेंड क्वार्टर में इसके ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के लिए, क्योंकि हम कुछ एलीट क्लब की लीग में शामिल होंगे जिनके पास समंदर की गहराई में जाके एक्सप्लोर करने की क्षमता होगी। मत्स्य 6000 ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल है। टाइटेनियम अलॉय का पर्सनल स्फीयर इसमें तैयार किया गया है। ह्यूमन सपोर्ट सिस्टम है, मतलब वो सारी बेसिक चीजें वहां पर अवेलेबल हैं जिसके जरिए ना केवल एक्सप्लोरर वहां पे सरवाइव कर पाएंगे बल्कि रिसर्च भी कर पाएंगे। यहां पर ऑपरेशनल और सपोर्ट इमरजेंसी इंश्योरेंस भी 96 आवर्स का है। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट होता है, कनेक्शन कट होता है या किसी प्रकार की सपोर्ट सर्विस खत्म होती है, तो 96 आवर्स तक वहां पर सस्टेन किया जा सकेगा। इतने टाइम में जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट दिया जाना है वो दिया जा सकेगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके जरिए डीप सी एक्सप्लोरेशन में और बेहतर कर पाएगी। इसके जरिए हम गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैग्नीज मॉड्यूल्स, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स, कोबाल्ट क्रस्ट, इनके बारे में अच्छी जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे जो यूजुअली हमें 1000 से 5500 मीटर की गहराई में मिलते हैं। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एक्चुअली में मैग्नीज के नोड्यूल्स होते हैं जो समंदर की गहराई में बिखरे होते हैं। वेरियस मेटल्स वहां पे मिलते हैं। उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए हमें हाईटेक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम उसे एक्सप्लोर कर पाते हैं तो हमारी मिनरल्स की, मेटल्स की काफी नीड पूरी हो जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मनरेगा के बारे में है। मनरेगा, इसके बारे में एक खराब न्यूज है। खराब न्यूज यह है कि अभी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ है, हम आधे रास्ते में ही हैं और मनरेगा के लिए सरकार की ओर से जो फंड अलोकेट किया गया था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्लैगशिप रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जिसमें हर व्यक्ति को 100 दिनों का काम गारंटी किया जाता है। डिमांड ड्रिवन स्कीम है, मतलब अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे काम चाहिए तो 15 दिनों के भीतर उसे काम मिलना चाहिए मनरेगा के तहत। देखिए 2020 का जो बजट आया था उसमें सरकार ने काफी बढ़िया अलोकेशन किया था। कोविड का पेंडेमिक आया था, लॉकडाउन्स लगे थे, तो सरकार को पता था कई सारे लोग अपने काम छोड़कर गांवों में गए हैं, उन्हें काम की जरूरत होगी, तो सरकार ने 1.1 लाख करोड़ का अलोकेशन किया था जो अभी तक का सबसे बड़ा अलोकेशन है। लेकिन इस बार का अलोकेशन काफी कम रहा।
73 या 76,000 के अप्रॉक्स अलोकेशन रहा। वैसे भी ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कम था अलोकेशन। सरकार का ये कहना था कि अब लोगों के पास अल्टरनेट जॉब है, जबकि ऐसा नहीं था। हमने देखा कि सेकेंड वेव आई और उसके दौरान भी लोग परेशान रहे। मनरेगा की डिमांड ज्यादा है रूरल एरिया में, लेकिन अलोकेशन कम था, इसीलिए जो स्टेट्स थे वो आउट ऑफ फंड हो गए। सवाल पूछा गया कि अब क्या हो गया, क्या जो रूरल एरिया में मनरेगा वर्कर्स हैं उनको काम नहीं मिलेगा? तो एक ऑफिशियल ने ये बताया कि नहीं, काम तो रहेगा, लेकिन पेमेंट डिले होगी। देखिए, पेमेंट डिले होने का कारण यह है कि जो विंटर सेशन है वो अगले महीने लगेगा, तो अगर सप्लीमेंट्री एलोकेशन किया भी जाना है तो उसमें समय लगेगा। तो अभी कैसे पैसा पे करेंगे? तो ये होगा कि काम करेंगे वर्कर्स, लेकिन पैसा नहीं मिल पाएगा। हालांकि एक अल्टरनेट ये हो सकता है कि राज्य अपने फंड में से तब तक जो भी वर्कर्स का पेमेंट है वो कर दें, और जब वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेशन करेगी तो जो उन्होंने पैसे पे किए हैं वो वापस से ले लें। मुझे लगता है कि यही करना चाहिए, इसके बजाय कि हम वर्कर्स को उनकी पेमेंट देने से रोकें। सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे आगे आना चाहिए और उन्हें पेमेंट कर देनी चाहिए, और जब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसबर्समेंट हो तो वो उसमें से अपना पैसा ले लें। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, जिसके तहत ये स्कीम लॉन्च हुई थी। 2010 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। ये भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, सिर्फ ऐसे डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर जहां पर 100% अर्बन पॉपुलेशन है। ये उम्मीद की जाती है कि मनरेगा के वर्क में इन्वॉल्व नहीं होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार वर्क ऑर्गेनाइज करवाएगी फिर सबसे कहेगी आओ मनरेगा में काम करो, नहीं। किसी व्यक्ति को तब काम दिया जाएगा जब वो काम मांगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स ने यह भी आरोप लगाया कि स्टेट्स आर्टिफिशियली इसे सप्लाई ड्रिवन स्कीम बना रहे हैं, मतलब वो वर्क्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लोगों से कहते हैं आकर काम करो, जबकि ऐसा नहीं है। मनरेगा में काम तब दिया जाता है जब कोई व्यक्ति काम मांगता है, और ये कंपल्शन है। जिसने काम मांगा है उसे विदिन 15 डेज काम मिलेगा, नहीं तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। वेजेस भी 15 दिनों के भीतर दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पर डे के बेसिस पे 0.05% का कंपनसेशन देना होगा। तो वेजेस डिले ना हो, यही ज्यादा सही होगा। मिनिमम 1/3 वर्कर्स वुमेन होनी चाहिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा मिले थ्रू मनरेगा। मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 के तहत ही कंडक्ट किए जाएंगे, वही वेज दिया जाएगा जो स्टेट में एग्रीकल्चरल लेबरर्स को दिया जाता है। ग्राम सभा सोशल ऑडिट करेगी कि काम बढ़िया से चल रहा है कि नहीं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम की फंडिंग को शेयर करते हैं आपस में। तो यहां पर देखिए, वैसे तो मनरेगा में बहुत सारे लूप होल्स हैं, कई सारे ऐसे वर्कर्स रजिस्टर कर दिए जाते हैं जो काम कर ही नहीं रहे हैं, काफी मैनिपुलेशन होता है। खैर, ये काम तो सरकार का है कि वो देखें कि ऐसे मैनिपुलेशंस ना हो, बढ़िया से ऑडिट वगैरह करें, लेकिन फंड्स का अलोकेशन ऑन टाइम हो जाना चाहिए। आर्टिकल रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के बारे में है। अब यहां पर देखिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए, आपको आधी बात तो वैसे ही समझ में आ जाएगी। जो पहला वर्ड है दैट इज रिवाइज्ड, मतलब कुछ होगा जिसे वापस से रिवाइज किया गया होगा। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है पीसीए के बारे में, इसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन को आप एक साथ पढ़िए। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसा करना जिसके माध्यम से किसी गलती को सुधारा जाए। कोई गड़बड़ी होगी और उसे सुधारने के लिए जो एक्शन लिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट का मतलब यह होगा कि तत्परता से जानकारी मिली कि गड़बड़ी हुई है और उसके लिए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई, उसे सही करने का प्रयास किया गया। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इससे ये तो आइडिया लगता है कि इसमें कुछ ऐसा किया जाता है जिसके जरिए किसी गलती को सुधारने की कोशिश की जाती है। अगर मामला ये आएगा तो 2 स्टेक होल्डर्स एक साथ आएंगे, एक ऐसा जो गलती करेगा और दूसरा ऐसा जो उसे सही करेगा। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में गलती करने वाला कौन होता है और उसे सुधारने वाला कौन होता है, यहां पर ध्यान देना है। इसके संबंध में कोई फ्रेमवर्क होगा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई गाइडलाइन, जिसे अभी रिवाइज किया गया है। कॉन्टेक्स्ट समझिए। आरबीआई, यहां पर जो गड़बड़ी की जाती है वो कोई कमर्शियल बैंक करता है और उसे सुधारने के लिए जो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है वो आरबीआई के द्वारा लिया जाता है। तो पीसीए का मामला आप समझ गए। पीसीए में अगर कमर्शियल बैंक से कोई गड़बड़ी हो गई है तो उसे करेक्ट करने की जिम्मेदारी आरबीआई लेता है, और उस संबंध में एक फ्रेमवर्क ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है जिसे हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। आरबीआई ने अभी हाल ही में इसमें कुछ बदलाव किए हैं और इसीलिए इसे कहा जा रहा है रिवाइज्ड प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। यद्यपि ये जो सुधार किए गए हैं ये 1 जनवरी 2022 से एप्लीकेबल होंगे। तो पीसीए क्या है, वैसे तो मैंने आपको आराम से समझा ही दिया है। पीसीए एक फ्रेमवर्क होता है
जिसके तहत वो बैंक्स आते हैं जिन्होंने फाइनेंशियल मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ी की हो या उनकी जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसमें कुछ कमी आ गई हो, कोई दिक्कत आ गई हो, तो आरबीआई उन्हें वॉच करने के लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के तहत रख लेता है। आरबीआई ने इस मैकेनिज्म को 2002 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि कोई भी ऐसा बैंक जो अंडर कैपिटलाइज्ड है, जितना कैपिटल उनके पास होना चाहिए वो नहीं है, उनके एसेट की क्वालिटी पुअर है या उनका प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है, ऐसे बैंक्स को वॉच किया जाए और उन्हें वापस से सही कंडीशन में लाया जाए। यहां पर कोई भी बैंक जो ज्यादा लोन दे रहा है लेकिन अपने लोन रिकवर नहीं कर पा रहा है और उनके लोन एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, ये जो प्रॉब्लम है एनपीए की, उसे भी चेक करने की कोशिश की जाती है अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। लास्ट टाइम पीसीए में डॉक्यूमेंट जो था, इसमें जो गाइडलाइंस थी, उन्हें 2017 में रिवाइज किया गया था। आखिर पीसीए क्यों इन्वोक करता है आरबीआई, किस कंडीशन में, ऐसा क्या हो जाता है बैंक के साथ कि बैंक आरबीआई की वॉच लिस्ट में आ जाता है अंडर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? देखिए, अगर रिस्क थ्रेशोल्ड ब्रीच हुआ है, आरबीआई बता के रखती है कि आप इतना रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर बैंक ने उससे ज्यादा रिस्क लिया है तो वो पीसीए की कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां पे जो रिस्क है वो 3 प्रकार का हो सकता है, यहां ध्यान से सुनिएगा। 3 आधार हैं जिनके बेसिस पे आरबीआई ये इवेल्युएट करता है कि किसी बैंक को पीसीए में रखना है अथवा नहीं। पहला है एसेट क्वालिटी। बैंक के लिए एसेट क्या है? बैंक के लिए एसेट है जो उन्होंने लोन दिया है, और लायबिलिटी होती है जो उन्होंने लोगों का डिपॉजिट रखा है। तो जो लोन आपने दिया है वो आपका एसेट है। उसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी का मतलब यह है कि आपने किस जगह पे लोन दिया है, क्या वो लोन आसानी से रिकवर हो जाएगा, उसके रिकवर होने की संभावना कितनी है, ना रिकवर होने की संभावना कितनी है, आपका ऐसा कितना एसेट है जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो गया है, जिसके मिलने की संभावना कम है। तो एसेट क्वालिटी वो पहले जज करेंगे। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, बैंक को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है किसी बैंक का? जो बैंक के ओनर होते हैं या फिर इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बैंक में अपना पैसा लगाते हैं, जिससे बैंक रन करने के लिए एक मिनिमम कैपिटल इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद ना बैंक लोगों से डिपॉजिट लेता है, तो वो ओनर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा जो बैंक में होता है उसे बैंक का कैपिटल कहा जाता है। तो एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और कैपिटल, इन 3 बेसिस पे आरबीआई ये डिसाइड करता है कि अगर ये सही है तो बढ़िया है, अगर यहां पे कोई गड़बड़ी आई है तो वो पीसीए फ्रेमवर्क के तहत आ जाएंगे। अब इसके बाद आरबीआई लगाती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस। वो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं मैंडेटरी, जो लगेंगे, और दूसरे होते हैं डिस्क्रिशनरी, जो लगाए भी जा सकते हैं और नहीं भी। जो मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें यह है कि आप अपना डिविडेंड कुछ समय के लिए होल्ड कर देंगे, जिनको डिविडेंड देना है नहीं देंगे। ब्रांच का एक्सपेंशन आप नहीं कर सकते, डायरेक्टर्स को कंपनसेट करना होगा, ये सब मैंडेटरी होते हैं। बाकी जो डिस्क्रिशनरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें ये होता है कि कुछ समय के लिए उन्हें लेंडिंग या डिपॉजिट के लिए भी रोक दिया जाता है कि पहले आप खुद को सही कर लीजिए, उसके बाद आप लोन दीजिएगा या फिर डिपॉजिट लीजिएगा। अगर एक बार कोई बैंक पीसीए में आ गया, यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, तो उसे क्या करना, उसे एक्चुअली में क्या होता है उसके बाद, जो बैंक होता है वो कोई बहुत बड़ा डिपॉजिट नहीं ले सकते। फर्दर उन्हें एक स्पेशल ड्राइव चलानी होती है जिसके माध्यम से वो अपने एनपीए के स्टॉक को कम करने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्या करना होता है एग्जैक्टली ना, तो अपना एनपीए आप कम करिए। आप किसी नए बिजनेस में नहीं जा सकते, आपको खुद को पहले सही करना होगा। ये सारे काम, फर्दर आप इंटर बैंक बोरोइंग भी नहीं कर सकते, आप दूसरे बैंक से अपने शॉर्टेज को कंपनसेट करने के लिए पैसा भी नहीं ले सकते। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए जाते हैं जिन्हें फॉलो करके एक बैंक खुद की कंडीशन को सही करता है। अभी जो फ्रेमवर्क रिवाइज किया गया है उसमें रिवाइज क्या किया गया है, एक्चुअली में पैरामीटर रिवाइज किया गया है। मैंने आपको बताया 3 पैरामीटर्स थे। पहला तो था एसेट क्वालिटी, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी और तीसरा कैपिटल। यहां पे जो एसेट क्वालिटी और कैपिटल है वो तो ज्यों का त्यों रखा गया है। यहां पे जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसे बदल के फ्रेमवर्क में रख दिया गया है लिवरेज। अब लिवरेज का क्या मतलब होता है? लिवरेज सीधे सीधे कैपिटल से जुड़ा हुआ होता है। जैसे एक बैंक का जो कैपिटल है, मैंने आपको बताया कि जो ओनर्स और इन्वेस्टर्स का पैसा बैंक में होता है वो बैंक का कैपिटल होता है। तो बैंक का जो कैपिटल है वो आपके पास जिस रेशियो में है उसके कंपैरिजन में आपने कितना पैसा उठा रखा है। जैसे कई बार जो बैंक होता है वो आरबीआई से या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो पैसे देते हैं, आरबीआई से उन्हें कई बार पैसा लेना पड़ता है, किसी अन्य बैंक से पैसा लेना पड़ता है। तो आपने वो जो पैसा लोगों से ले रखा है दूसरे बैंक से, आरबीआई से, उसके कंपैरिजन में आपके पास कैपिटल कितना है, आपका खुद का कैपिटल कितना है। इस रेशियो को सही तरीके से मैनेज किया जाए, इसे ही कहा गया है लिवरेज। तो यहां पे जो नया फ्रेमवर्क ऐड किया गया है दैट इज ऑफ लिवरेज। तो यही रिवीजन है
तो रिवीजन भी हमने समझ लिया और पीसीए भी समझ लिया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल ने अभी हाल ही में ये कहा कि अब समय आ चुका है कि हम आने वाले 3 सालों में इंडिया का जो टेक्निकल टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है उसे 5 गुना बढ़ा दें। अब भला ये टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है? टेक्निकल टेक्सटाइल एक ऐसा कपड़ा होता है जिसे हम नॉन एस्थेटिक पर्पज से पहनते हैं। मतलब इस कपड़े को हम इसलिए नहीं पहनते क्योंकि हम बहुत खूबसूरत दिखेंगे और लोग हमें देखकर कहेंगे वाह आपने कितने बढ़िया कपड़े पहने हैं, इस पर्पज से इसे नहीं पहना जाता। हम इसे पहनते हैं क्योंकि ये हमारी ज़रूरत होती है। जैसे एक व्यक्ति जो फायर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे अलग तरीके के कपड़ों की आवश्यकता होगी, कोई बायोकेमिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई एग्रीटेक में काम कर रहा है, कोई मेडिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो सभी लोगों को, कोई टेक्निकल फील्ड में, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड है वहां पे काम कर रहा है, तो हर फील्ड में बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल की जरूरत पड़ती है। ऐसे टेक्सटाइल्स को ही टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये सामान्य कपड़ों से अलग होता है, जिन्हें हम डेली यूज में लेते हैं, ये उनसे डिफरेंट होता है। तो चूंकि इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्हें अलग अलग यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनकी वेरियस कैटेगरीज भी होती हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल को लेकर इंडिया का क्या शेयर है ग्लोबल लेवल पे? टेक्निकल टेक्सटाइल का जो ग्लोबल मार्केट है वो अप्रॉक्सीमेटली $250 बिलियन का है और इंडिया इसका लगभग 6% तो कवर कर ही लेता है। हम बहुत धीमे धीमे गेन कर रहे हैं एक मोमेंटम, जिसमें हमारा शेयर ग्लोबल लेवल पे टेक्निकल टेक्सटाइल के मार्केट में बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में हमने लगभग 8% की एनुअल ग्रोथ अवेल की है। हमारा टारगेट ये है कि आने वाले अगले 5 सालों में हम इस ग्रोथ को बढ़ाकर 15 से 20% करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स किए हैं टेक्निकल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए? 2019 में सरकार ने 207 HSN कोड्स जारी किए थे। HSN कोड्स का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। हर प्रोडक्ट को एक नाम दिया जाता है ताकि उसे सिस्टमैटिकली क्लासिफाई किया जा सके पूरी दुनिया में। तो क्लासिफिकेशन के पर्पज से HSN कोड्स दिए जाते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स को। तो टेक्निकल टेक्सटाइल को भी पिछले 2 सालों में कई सारे HSN कोड दिए गए हैं। इसके बाद हमने देखा कि पिछले 2 सालों में इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया है। लाइक हो सकता है कि कुछ फील्ड के टेक्निकल टेक्सटाइल्स हम बनाते हैं, लेकिन कुछ फील्ड के हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन फरवरी में लॉन्च किया गया था 2020 में। इसका उद्देश्य यह था कि टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाया जाए। 92 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अलग अलग फील्ड को कवर करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाईवेज, रेलवेज, वाटर रिसोर्स और मेडिकल एप्लीकेशंस। आपने देखा अलग अलग फील्ड के जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन एंटरप्राइज प्रमोशन के बारे में है, यानी कि CRP-EP। नाम से समझिए, ये एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जिसको काम दिया गया है कि आप एंटरप्राइज प्रमोशन के लिए काम करिए। तो ये तो कुछ क्लियर हो रहा है। एक्चुअली में आजादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के तहत जो एक सब स्कीम है, मतलब एक स्कीम है काइंड ऑफ, समझिए, नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके तहत हम गांवों में एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अब इस काम को करने के लिए हम कुछ इंडिविजुअल्स को अपॉइंट करते हैं, उन्हें कहा जाता है CRP-EP। तो 102 लोगों का भी CRP-EP के तौर पे सर्टिफाई किया गया है। मतलब ये लोग जिनके पास काम है कि आप जाइए लोगों की मदद करिए कि वो इंडस्ट्रीज लगा सकें। तो SVEP यानी कि स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये सब स्कीम है अंडर DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका काम यह है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को, जो उनके मेंबर्स हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी मदद करें कि वो छोटे छोटे एंटरप्राइज लगा सकें, कंपनीज खोल सकें जो नॉन फार्म सेक्टर में हो, जो एग्रीकल्चर से अलग हो। जो प्रोग्राम है वो एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहता है रूरल एरिया में, जहां पर लोग खुद को सेल्फ सस्टेन बना सकें और इंडस्ट्रीज ओपन कर सकें, छोटी छोटी कंपनीज लगा सकें। इसके लिए कम्युनिटी एंटरप्राइज फंड की भी व्यवस्था की गई है। और जो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं उन्हें बिजनेस सपोर्ट भी चाहिए होगा, तो बिजनेस सपोर्ट सर्विस के लिए ही रिसोर्स पर्सन सरकार की ओर से दिए जाते हैं अंडर दिस स्कीम। उन्हें ही कहा जाता है कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। इनका काम है मदद करना, किसके लिए? एंटरप्राइज प्रमोशन के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लीड्स रिपोर्ट 2021 के बारे में है। लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2021। इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसके पहले कि आप आगे बढ़ें, आपको समझना होगा लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या है। आपने इसका मतलब समझ लिया तो आप बाकी की बातें तो समझ ही जाएंगे। लॉजिस्टिक्स का मतलब एक कंप्लीट इकोसिस्टम से है। इकोसिस्टम का यहां पर क्या मतलब है?
सपोज करिए कि कंपनी ए है, यहां पर प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर किया गया। अब प्रोडक्ट एक्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद इसे पैक किया जाएगा। पैक करने के बाद इसे स्टोर किया जाएगा किसी जगह पे। स्टोर करने के बाद इसे किसी व्हीकल से उस जगह पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां पर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाना है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद इसे फर्दर स्टोर किया जाएगा और जो भी एंड कंज्यूमर है उस तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अगेन स्टोरिंग, इस पूरे ही पैकेजिंग या ये जो पूरा इकोसिस्टम है, इसे ही हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। अब यहां पर देखिए कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरीके के पेपर वर्क रिक्वायर्ड हो सकते हैं इन बिटवीन इस पूरे लॉजिस्टिक्स के इकोसिस्टम में, या फिर बहुत सारा इंफ्रा इसमें इन्वॉल्व होगा। हर राज्य में या फिर यूटी में पेपर वर्क या फिर इंफ्रा की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी राज्य में पेपर वर्क बहुत टफ हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं पर स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ही अच्छी ना हो। इसी बेसिस पर जो स्टेट्स या यूटीज हैं उन्हें रैंक किया जाता है इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2018 में। मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई नया इनिशिएटिव है तो सबसे पहले तो वो इनिशिएटिव किसका है, दूसरा उसे फॉर द फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया, उसका की कंपोनेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है, और फर्दर अगर इंडिया उसमें इन्वॉल्व है, कोई स्टेट इन्वॉल्व है तो उसका क्या स्टेटस है। ये कुछ बेसिक बातें आपको किसी भी आर्टिकल में अगर वो रिपोर्ट वगैरह से संबंधित है तो पता होनी चाहिए। जो रिपोर्ट है इसमें स्टेट्स को और यूटीज को रैंक किया जाता है उनके लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के बेसिस पे, जिसका मतलब आप समझ चुके हैं। ये भी देखा जाता है कि जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। फर्दर ये रिपोर्ट रिकमेंडेशंस भी सजेस्ट करती है। जो स्टेट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तो नॉर्मल स्टेट्स, दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन यूटीज, और तीसरे अदर यूटीज। यहां पर देखिए कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखा जाता है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब यह है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपीट करता है खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर स्टेट ए में इंफ्रा गड़बड़ है और बी में बेहतर है तो स्टेट ए बी को कॉपी करके अपने इंफ्रा को बेहतर करने की कोशिश करता है। इसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके बाद नंबर आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जहां पर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कोऑपरेट करता है ताकि दोनों ही इक्वल बेहतरी हासिल कर सकें। जैसे एक सामान ऐसा तो नहीं कि एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है तो केवल उसी राज्य में रहेगा, वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कई सारे राज्यों से गुजर सकता है, या एक राज्य उत्पादन करता है और दूसरा कंज्यूमर बन जाता है। इन दैट केस जरूरी है कि दोनों राज्य आपस में कोऑपरेट करें, तभी एक सामान आसानी से स्मूथली दूसरे राज्य में जा सकेगा। इन दैट केस मामला आता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो लीड्स है एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जहां पर हम एक्सीलेंस का इकोसिस्टम अचीव करते हैं दोनों ही फील्ड्स में। एक हेल्दी कंपटीशन हम देखते हैं। फर्दर सभी स्टेट्स इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहां पर 3 डायमेंशंस स्ट्रक्चर किए जाते हैं जिनको संज्ञान में लिया जाता है, जैसे कि इंफ्रा, सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी इन्वॉल्वमेंट। मतलब कोई लॉजिस्टिक कैसे ऑपरेट हो रहा है, कहीं ज्यादा रेगुलेशंस तो नहीं है, इन सभी चीजों को संज्ञान में लेते हैं। फर्दर इसके भीतर 17 कैटेगरीज भी होती हैं जो हमारे काम की विशेषता नहीं होंगी। स्टेट्स की रैंकिंग, गुजरात, हरियाणा और पंजाब टॉप पर हैं। तीसरी बार है कि गुजरात टॉप पर बना रहा। अदर यूटीज की कैटेगरी में दिल्ली टॉप पर है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की और हिमालयन रीजन की कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर है। आप अगर एक चीज को संज्ञान में लें तो एक पॉइंट आप नोट डाउन कर रहे होंगे, जब से आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया है उसके बाद जम्मू कश्मीर में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो कि वहां पर पॉजिटिव बदलाव ला सकें। जैसे कि हमने देखा कि अभी जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर को क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट में डाल दिया गया, और यहां पर हम देख रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर ने बढ़िया काम किया है लीड्स रिपोर्ट में। तो ये कुछ पॉजिटिव आउटकम्स हमें वहां से देखने को मिल रहे हैं जो कि डेफिनेटली इनकरेजिंग है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी 8 जुडिशियल और 10 टेक्निकल मेंबर्स को अपॉइंट किया है एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में। भला ये क्या होती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल? ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मतलब जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करती है बट पूरी तरीके से जुडिशियल बॉडी नहीं है। इसे 2016 में कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसका जो सेक्शन 408 है उससे ही इसे बना दिया गया। बैकग्राउंड की बात यह है कि जो ट्रिब्यूनल है इसको बनाने का रिकमेंडेशन वी बालकृष्ण इराडी कमेटी ने दिया था। मामला ये था कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर रही है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, या कंपनी खुद को बंद करना चाहती है, इस संबंध में कोई विवाद है, तो उसे क्या सामान्य कोर्ट के पास ढकेल दिया जाना चाहिए जबकि वो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है? तो वी बालकृष्ण इराडी कमेटी ने कहा था कि इस संबंध में अलग ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए, और इसी आधार पर 2016 में इन ट्रिब्यूनल्स को बनाए जाने की शुरुआत की गई फॉर्मली। तो मतलब
प्रॉपरली इन्हें बनाया जाने लगा 2013 के एक्ट के तहत। पर्पस यही था कि कंपनीज के लॉ या फिर इंसॉल्वेंसी लॉ से संबंधित अगर कोई मामला है तो वो एनसीएलटी में चला जाए। इसमें मेंबर्स का टर्म या जो चेयरपर्सन उनका टर्म क्या होता है, वो कितने समय तक बने रहते हैं। एनसीएलटी के मेंबर्स या फिर जो उनके चेयरपर्सन हैं वो या तो 5 सालों तक या फिर 65 वर्ष तक अपने पद पे बने रहते हैं, जो भी पहले पूरा हो जाए। अब कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में अपॉइंट हो रहा है तो उसका कार्यकाल 3 साल का ही होगा, और अगर कोई 58 वर्ष में ही अपॉइंट हो गया है तो वो 63 तक ही सर्विस करेगा, मतलब या तो 5 साल या 65 साल, जो पहले पूरा हो जाए। तो याद रखिएगा, टर्म क्या है, या तो 5 साल या 65 साल, ये आपको याद रखना है, भूलिएगा मत। एनसीएलटी का जो भी अवार्ड है वो आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करेंगे? एनसीएलटी का अवार्ड आपको पसंद नहीं आया तो आप चले जाइए एनसीएलएटी में, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। उसका भी अवार्ड आपको पसंद नहीं आया, तब आपको क्या करना है? तब आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। इस बात को लेकर जो लॉ ट्रिब्यूनल्स हैं उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि जब आपने उनको फाइनल अथॉरिटी नहीं दे रखी है तो फिर उनको बनाने का क्या मतलब है? हायरार्की तो बनी हुई है, तो केसेस तो खींचने ही है और सुप्रीम कोर्ट तक जाने ही है, कोई रुकता तो है नहीं। कंपनीज वगैरह के पास वैसे भी इतना फंड और फाइनेंस होता है कि वो केस को खींच पाते हैं, तो मतलब नहीं निकलता, केसेस लंबे जाते हैं। इस आधार पे एनसीएलटी को क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में है। नाम में ही सब क्लियर है, गांवों में सड़क बनाना। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने अभी इसके टाइम ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर दिया है, सितंबर 2022 तक ये कंटिन्यूड रहेगा, और नॉर्मली फेज 1 और फेज 2 जो भी चल रहा है वो कंटिन्यूड रहेगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज में, जहां पे नक्सल्स की प्रॉब्लम है, मॉइस्ट की प्रॉब्लम है, वहां पर ये मार्च 2023 तक चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी होता है ताकि इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके। इसे लॉन्च किया गया था सन 2000 में ही। उद्देश्य यही था कि गांवों में सड़कें नहीं हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है, बहुत पहले मेरे गांव में एक कच्ची मिट्टी की सड़क होती थी, बारिश में वो खराब हो जाती थी, और एक बार अगर उस पर से ट्रैक्टर गुजर गया तो उसके बाद तो पैदल चलना भी बेहाल होता था। बाद में वहां पर एक पक्की सड़क बन गई, उसे भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही बनाया गया। तो गांवों में जो सड़कें ना होने की वजह से कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आती थी, उसे ही रिजॉल्व किया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। इसमें ऑल वेदर सिंगल रोड बनाने का मसौदा तैयार किया गया था किसी भी ऐसे रीजन में जहां पर प्लेन एरियाज में 500 से ज्यादा पॉपुलेशन हो, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 250 से ज्यादा, या फिर जो हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पर भी 250 से ज्यादा लोग रह रहे हों। ये कैलकुलेशन 2001 के सेंसस के बेसिस पे किया जाता रहा। फंडिंग के लिए जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स हैं वहां पे तो 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे देती है, उन राज्यों को केवल 10% लगाना होता है। बाकी के स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है और राज्यों को 40% खर्च करना होता है। फीचर्स क्या हैं? नई और ग्रीन टेक का इस्तेमाल किया जाता है, लोकली अवेलेबल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ताकि रोड सस्ती बने और मटेरियल आसानी से पहुंच जाए। 3 टियर क्वालिटी अश्योरेंस मैकेनिज्म भी ऑप्ट किया गया है ताकि रोड अच्छी बने। इसका फेज 2 देखिए, फेज 1 तो 2000 में लॉन्च हुआ, 13 तक चला। 2013 में इसका फेज 2 लॉन्च किया गया ताकि 50,000 किलोमीटर जो सड़क बनाई जा चुकी है उसे अपग्रेड किया जा सके। रोड खराब हो गई है तो हम उसे रीबिल्ड करें। इसका फेज 3 लॉन्च किया गया 2019 में। इसमें 1,25,000 किलोमीटर रोड कंसोलिडेट करने का प्लान बना मार्च 2025 तक। रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2016 में। इसमें 44 यानी कि 44 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट कवर किए गए जो 9 राज्यों से हैं। वो 9 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में है। नाम से स्पष्ट है, जो लैंड रिकॉर्ड्स बहुत पहले आपने देखा होगा कागजों के पुराने पुराने पन्नों में लिख के रखे गए होते थे, हम उन्हें मॉडर्नाइज कर रहे हैं, मतलब उसका डेटा हम कंप्यूटर में फीड कर देंगे। इसी संबंध में एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, मामला इसीलिए न्यूज में आया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2008 में लॉन्च की गई थी। ये प्रोग्राम पहले नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था, बाद में इसमें कुछ एडिशन करके इसे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कह दिया गया। मामला साफ है, लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज करना है ताकि उसे आसानी से मैनेज किया जा सके। 2 प्रोग्राम्स को या 2 प्रोजेक्ट्स को एक साथ जोड़ दिया गया है, तब ये DILRMP बना है। पहला है कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड यानी कि CLR, वही जो बात कर रहे थे, लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करिए। दूसरा स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड अपडेटिंग ऑफ लैंड रिकॉर्ड, दोनों प्रोजेक्ट्स को मर्ज कर दिया गया। कंपोनेंट्स वही हैं, लैंड रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करिए
जो सर्वे वगैरह है या रजिस्ट्रेशन का कंप्यूटराइजेशन किया जाए, ये सारे काम इसमें किए जाएंगे। टाइट ऑयल के बारे में है, क्या है कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट ये है कि कैर्न ऑयल एंड गैस, जो कि इंडिया की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, उन्होंने पार्टनरशिप करी है यूएसए की एक कंपनी के साथ, नाम है हैलिबर्टन। क्या करेंगे ये दोनों लोग मिलकर? ये दोनों लोग मिलकर वेस्टर्न राजस्थान में सेल गैस का या फिर सेल ऑयल का एक्सप्लोरेशन करेंगे। बात करते हैं शेल ऑयल के बारे में। इसे टाइट ऑयल भी कहा जाता है, या सेल ऑयल कह लीजिए, या सेल होस्टेड ऑयल, या लाइट टाइट ऑयल, क्योंकि ये सेल चट्टानों में मिलता है। अब इसे टाइट ऑयल क्यों कहा जाता है? क्या इसका मतलब ये है कि ये खा पीकर एकदम टाइट रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइट ऑयल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जिन चट्टानों में पाया जाता है वो चट्टानें बहुत टाइट होती हैं। अब चट्टानों के टाइट होने का क्या मतलब है? चट्टानों के टाइट होने का मतलब ये है कि उन चट्टानों की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत लो होती है। अब परमेबिलिटी के लो होने का क्या मतलब है? परमेबिलिटी के लो होने का मतलब ये है कि ये ऑयल चट्टानों में जहां होता है वहीं फंस के रह जाता है, रिस कर कहीं एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाता, जैसा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में देखा जाता है। जैसे यहां इस इमेज में देखिए, ये है टाइट ऑयल जो कि यहां पर चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। ये यहां से रिस कर किसी एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाता, इसीलिए इसे टाइट ऑयल कहा जाता है। इसीलिए ये चट्टानों में छोटे छोटे पैचेस में बिखरे होते हैं, जबकि जो कन्वेंशनल क्रूड डिपॉजिट होते हैं वो आसानी से एक जगह इकट्ठा मिल जाते हैं। जो टाइट ऑयल है उसके साथ ऐसा नहीं होता। इसे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। अब अगर ये टाइट ऑयल चट्टानों में अलग अलग जगहों पर थोड़ा थोड़ा फंसा होता है तो इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, निकालते कैसे हैं? इसे निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल होती है। इसमें हम हाइड्रोकार्बन्स का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग। हाइड्रोलिक फ्रैकिंग में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए कहा जाता है कि यह प्रक्रिया पानी की बर्बादी करती है। इसमें किया यह जाता है कि हम एक शेल फ्लूइड भेजते हैं जहां पर चट्टानों में ये सेल ऑयल या टाइट ऑयल फंसा होता है वहां पर, और उसकी मदद से हम इस सेल ऑयल को निकालने का प्रयास करते हैं या टाइट ऑयल को निकालने का प्रयास करते हैं। तो समझिए कि यह प्रक्रिया कैसे काम करती है। अब आप ध्यान से समझिएगा। चूंकि ये चट्टानों में अलग अलग जगह पर फंसे होते हैं तो इन्हें निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें एक वर्टिकल ड्रिलिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिएगा। जब हम इन चट्टानों के पास पहुंच जाते हैं तब हम एक हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करते हैं, मतलब इस पाइप को यूं मोड़ दिया जाता है हॉरिजॉन्टली। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। चलिए, सबसे पहले देखिए, ये चट्टान है। इस चट्टान में थोड़ी थोड़ी दूरी पर पैचेस में हरे रंग में ये शेल ऑयल अटकी हुई है। क्योंकि ये चट्टानें परमेबल नहीं है इसलिए ये इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, जहां फंसे हैं वहीं फंसे हैं, इसीलिए तो इन्हें टाइट ऑयल कहा जाता है। अब इसे निकालने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले हम ड्रिलिंग करते हैं वर्टिकल और फिर पाइप को घुमाकर हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। तो यहां पर इमेज में जो आपको दिख रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिख रही है जो ड्रिल करके चट्टान के बीचों बीच लाई गई है। जब ये पाइप यहां पर आ जाती है तो यहां पर एक स्पेस बन जाता है। इसके बाद इस पाइप को पीछे खींच के निकाल लिया जाता है। जब इसे हम पीछे निकाल लेते हैं तो यहां पर एक जगह खाली हो जाती है। अब इस खाली जगह में हम एक अलग प्रकार के डिवाइस भेजते हैं। उस डिवाइस को कहा जाता है परफोरेटिंग डिवाइस या परफोरेटिंग डिवाइस। जो परफोरेटिंग डिवाइस होती है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करती है। इसी खाली स्पेस में जब ये डिवाइस भेजकर हम इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करते हैं तो इससे इन चट्टानों में दरार आ जाती है। लेकिन ये दरार इतनी नहीं कि हम इन सभी ये जो भी सेल ऑयल है इसे एक जगह पे इकट्ठा कर सकें। तो इसके बाद एक और प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। हम बहुत ही हाई प्रेशर में इस जगह पर, जिसमें अब क्रैक्स भी आ चुके हैं, एक लिक्विड भेजते हैं। परफोरेटिंग डिवाइस को निकाल लिया जाएगा, फिर खाली जगह बचेगी। अब हम यहां पर एक लिक्विड भेजने वाले हैं। जो लिक्विड है उसमें मेनली होता है पानी, रेत यानी कि बालू और कुछ केमिकल्स। ये केमिकल्स काफी खतरनाक होते हैं। इसमें हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि बेरियम और आर्सेनिक। इसके अलावा केरोसिन, बेंजीन और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि ये केमिकल, चूंकि जो हमारा एक्वाफर है, पानी की लेयर है, उससे होकर गुजरता है, अगर वहां फैल जाए तो पानी जहरीला हो जाएगा। इसीलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा खतरनाक भी बताया जाता है। तो अब ये लिक्विड इस खाली जगह में आता है। चूंकि ये लिक्विड इस खाली जगह में बहुत ही प्रेशर के साथ आता है तो वो इन दरारों में काफी तेजी से फैलकर इन दरारों को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और इन दरारों के बढ़ जाने की वजह से धीमे धीमे ये जो सेल ऑयल है वो इस खाली स्पेस में इकट्ठा होने लगता है। आप इस हरे रंग को देख सकते हैं।
फिर प्रेशर के साथ इसे ऊपर खींच लिया जाता है। तो सेल ऑयल को निकालने की ये प्रक्रिया है जिसे कि हम हाइड्रोलिक फ्रैकिंग या हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं। रसिया और यूएस दुनिया में लार्जेस्ट शेल ऑयल के प्रोड्यूसर्स हैं। वहां पर सेल ऑयल का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। बल्कि आप ध्यान दें तो 2019 के बाद यूएसए नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है। मतलब यह है कि वो अपनी जरूरतें तो पूरा कर ही ले रहे हैं, इसके अलावा वो सेल ऑयल एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। इंडिया में सेल ऑयल के एक्सप्लोरेशन की क्या स्थिति है? हमारे पास कोई बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए लार्ज स्केल पर कमर्शियल प्रोडक्शन सेल ऑयल का हो नहीं पा रहा है इंडिया में। इसके पहले स्टेट ओन्ड ओएनजीसी ने प्रयास किया था कि हम सेल ऑयल को गुजरात के कैम्बे बेसिन से और जो केजी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन आंध्र प्रदेश का, वहां से निकालने की कोशिश करें। लेकिन कंपनी ने बाद में यह कंक्लूड किया कि जो ऑयल का फ्लो है वहां पे वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसको अच्छी तरीके से कमर्शियली यूज कर पाए, इसीलिए ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा। इससे ये भी अंदाजा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो सेल ऑयल मिलता है वो इंडिया के सेल से काफी डिफरेंट है। यहां उसे निकालना या इकट्ठा करना तुलनात्मक रूप से मुश्किल है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेल के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने अभी हाल ही में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है जिसके तहत इस सेल को बनाने की बात की गई है। यह सेल कोल माइनिंग को इस प्रकार से कंडक्ट करवाने का प्रयास करेगी कि हम इन्वायरमेंटल कंसर्न्स एड्रेस कर सकें, न केवल माइनिंग के दौरान बल्कि माइनिंग के बंद हो जाने के बाद भी। ये एडवाइस करेंगे, मेंटोर करेंगे, प्लान बनाएंगे और मॉनिटर करेंगे कि जो माइनिंग की जा रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। नोडल पॉइंट की तरह काम करेगा ये मिनिस्ट्री के बीच में जो फ्यूचर पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। जो माइन क्लोजर फंड है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई की जा सके। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आरबीआई के नए इनिशिएटिव्स के बारे में है। आरबीआई ने अभी 2 नए इनिशिएटिव्स तैयार किए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको लॉन्च किया। पहले इनिशिएटिव का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और दूसरे का नाम है रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। पहले स्कीम की बात करते हैं, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। हम सभी लोगों को पता है कि अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हैं तो वो रिस्की नहीं है। आप आसानी से उसमें पैसा निवेश कर सकते हैं और उससे आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, स्टेबल इनकम है, नुकसान की संभावना न के बराबर होती है, आपका पैसा भी नहीं फंसेगा। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज खरीदने में लोग हिचकते हैं क्योंकि उनके मुताबिक इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है, टफ है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम उन्हें इस प्रक्रिया को आसान बना देती है। इसके जरिए जो भी इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो रिटेल डायरेक्ट अकाउंट यानी कि आरडीजी अकाउंट खोल सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट इससे लिंक कर सकते हैं। वो बहुत ही ईजिली अपना पैसा ट्रांसफर करके जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं जीसेक उन्हें खरीद सकते हैं। आरडीजी का जो अकाउंट होगा उसके जरिए वो बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट सेल करती है, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इन सभी चीजों को खरीद सकते हैं। दूसरे इनिशिएटिव की बात करते हैं, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ऑम्बुड्समैन का क्या मतलब होता है? ऑम्बुड्समैन एक पब्लिक अथॉरिटी होती है। हर बॉडी का अपना एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है। अगर आप उस संस्था के समस्याओं के निराकरण करने वाले तरीके से संतुष्ट नहीं है तो आप एक पब्लिक अथॉरिटी के पास जाते हैं जिसे ऑम्बुड्समैन कहा जाता है, जो आपकी समस्या का निदान करता है। अगर आपको फाइनेंशियल इंफ्रा में, फाइनेंशियल सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, आपको किसी बैंक में किसी सर्विस से प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आप बैंक में जो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, समस्या के निदान की पद्धति है, उसका इस्तेमाल करते हैं। आप उससे संतुष्ट नहीं है, बैंक आपकी समस्या का निराकरण नहीं करता, तो आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के पास जा सकते हैं, वो आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। वर्तमान में 3 स्कीम्स हैं जो ऑम्बुड्समैन की तरह वर्क करती हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के लिए। पहला है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम, ये 1995 में आया था। दूसरा है ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, OSNBFC, 2018 में आया। तीसरा है ऑम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, OSDT, 2019 में आया। आखिर इतने सारे ऑम्बुड्समैन की जरूरत क्या है जबकि फाइनेंशियल सेक्टर को यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है? इसी उद्देश्य से वन नेशन वन ऑम्बुड्समैन, इसी उद्देश्य से एक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम चलाई गई है। ये एक ऑम्बुड्समैन होगा जो बैंक्स, NBFC और उन सभी एंटिटीज को कवर करेगा जिन्हें आरबीआई रेगुलेट करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल GN वाजपेयी कमेटी के बारे में है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है IFSCA के चेयरपर्सन को। IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। आई रिपीट, IFSCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। मिस्टर GN वाजपेयी, जो कि इसके पहले चेयरमैन थे LIC और सेबी के, उन्हें ही इसकी कमान सौंपी गई थी। इनको मैंडेट ये दिया गया था कि जो इंडिया में इंश्योरेंस
या री इंश्योरेंस बिजनेस है उसका डेवलपमेंट कैसे हो, इसके बारे में आप अपने सजेशन दीजिए जो इन्होंने सबमिट कर दिए हैं। फर्स्ट आर्टिकल नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के बारे में है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस स्कीम के कंटिन्यूएशन को अप्रूव कर दिया है। ये स्कीम चल पहले से रही है, लेकिन ये 2021-22 से 25-26 तक कंटिन्यूड रहेगी, ये बात अभी कंफर्म कर दी गई। अब यहाँ पे अप्रेंटिसशिप ये एक वर्ड है जिससे स्पष्ट हो रहा है कि अगर आपके पास कोई स्किल है या फिर कोई नई स्किल आप में इनकलकेट करने की कोशिश की जाएगी। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर स्किलिंग इंडियन यूथ। इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। और किस लिए है? इंडियन यंगस्टर्स को स्किल करने के लिए। मिनिस्ट्रीज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए दोहरा देता हूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। पर्पस ये है, वैसे ये 1 ईयर प्रोग्राम होता है जिसमें यंगस्टर्स को कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, कोई स्किल दी जाती है जिस फील्ड में उनके पास पहले से कोई जानकारी हो, अगर नहीं है तो कोई नया फील्ड जिसमें वो कंफर्टेबल हो। जो अप्रेंटिसेस हैं उन्हें ट्रेनिंग इम्पार्ट की जाती है इंडस्ट्रीज के द्वारा या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो ऑलरेडी वर्क कर रहे होते हैं वो आपको किसी काम में लगा देते हैं, थोड़े समय आप वो काम करके उस काम को सीख लेते हैं। देखिए अभी जो नेट्स है यही है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, आप इसे शॉर्ट में नेट्स बोल सकते हैं। नेट्स में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके पहले तक जो नेट्स था वो केवल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स तक ही लिमिटेड था। अभी इसमें बदलाव करके ये कह दिया गया है कि ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी नेट्स का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे कोई भी यंगस्टर्स जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स में हो, वो इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। फर्दर इसमें 9,000 इंजीनियरिंग के लिए और बाकी स्ट्रीम्स के लिए 8,000 पर मंथ का स्टाइपेंड भी डिसाइड किया गया है। जो नया बदलाव है उसके तहत सरकार ने जो एक स्कीम निकाली है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें जो नए एरियाज इमर्ज हो रहे हैं या फिर जो अब आगे बढ़ने वाले हैं, लाइक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर, इनमें जो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनमें यंगस्टर्स को इंक्लूड किया जाएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में हम मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं। इसमें अगर कोई इंडस्ट्री एडिशनल प्रोडक्शन करती है तो सरकार उन्हें इंसेंटिव देती है। 4% से लेकर 12% के बीच में ये इंसेंटिव जो उनकी कॉस्ट आती है उसके ऊपर वैरी करता है। जो स्कीम है इसके तहत जो यंगस्टर्स हैं उन्हें स्किल किया जाएगा। ये स्किल जो उन्हें दी जाएगी वो जो एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गतिशक्ति इनिशिएटिव, जिसमें कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री का जो पूरा सेक्टर है उसे आगे बढ़ाने की बात चल रही है, उसमें भी स्किलिंग की जाएगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओ स्मार्ट स्कीम के बारे में है। यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट करता है ओशन यानी कि महासागरों को। इसका फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म बनता है। यूनियन कैबिनेट ने अभी इस अम्ब्रेला स्कीम को भी कंटिन्यू करने की बात की है। अम्ब्रेला स्कीम है मतलब इसमें एक से ज्यादा स्कीम्स होगी। जैसे यहां पर हमने देखा था कि अक्रॉस स्कीम में टोटल 8 स्कीम्स या 8 सब स्कीम्स थी। सिमिलरली ओ स्मार्ट स्कीम में टोटल 7 सब स्कीम्स हैं। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ओशन को लेकर जो अपनी ऑब्जर्वेंस है उसे बेहतर करें और उसमें जो भी एक्टिविटीज या फिनोमेनाज आ रहे हैं उसे पहले से ही लोगों तक पहुंचा दें। हम उन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें जिसके माध्यम से हम जो ओशन के रिसोर्सेस हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उनको अच्छे से हार्नेस कर सकें, उनके बारे में अच्छे से जानकारी इकट्ठा कर सकें। फर्दर हम फ्रंट रैंकिंग रिसर्च भी ओशन साइंसेस में बढ़ा सकें। ओशन को लेकर हम बढ़िया रिसर्चेस वगैरह कंडक्ट कर सकें। सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हम बढ़िया रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं ओशन के फील्ड में तो इससे देश की कैपेसिटी बिल्डिंग होगी ओशनोग्राफिक फील्ड में और हम आगे बढ़ सकेंगे जो ओशन की जानकारी है उस दिशा में। आर्टिकल रिवर सिटीज अलायंस के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति ने अभी हाल ही में इस अलायंस को लॉन्च किया है। अब यहां पर 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, रिवर और सिटीज। तो अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, कैन यू गेस वो कौन सी 2 हो सकती हैं? एक मिनिस्ट्री होगी रिवर के लिए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और दूसरी होगी सिटीज के लिए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इन दोनों मिनिस्ट्रीज ने मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है।
रिवर सिटीज अलायंस में क्या हो सकता है? नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी रिवर्स जो सिटीज के बीच में से होकर गुजरती हैं, यानी कि अर्बन एरियाज से होकर गुजरती हैं, उनके पोल्यूट होने का खतरा ज्यादा होता है। मतलब कि उनके रख रखाव और मैनेजमेंट या रिवर फ्लो के मैनेजमेंट की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्लेटफॉर्म का काम मोरलेस यही है कि ये आइडिएट करें, आइडिया जनरेट करें, डिस्कस करें, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें कि जो अर्बन रिवर्स हैं, मतलब ऐसी रिवर्स जो अर्बन एरिया से होकर गुजरती हैं, हम उनका सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, बढ़िया से कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव यही है कि ये एक प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करेगा जहां पर मेंबर सिटीज, ऐसे सभी शहर जहां से नदियां गुजरती हैं, वो आपस में आकर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे कि रिवर्स को कैसे मैनेज किया जाए। फर्दर जो नेशनल पॉलिसीज हैं उन्हें लोकलाइज किया जाए, लोकल नीड्स के हिसाब से उन्हें इंस्ट्रूमेंट किया जाए, यानी कि तैयार किया जाए। फर्दर हमें गवर्नेंस को भी बेहतर करना है, ताकि देखिए ऐसा नहीं है कि केवल रिवर्स जो हैं वो सिटीज की वजह से पोल्यूट होती हैं। रिवर्स की वजह से जो सिटीज हैं उनकी वाटर की नीड भी पूरी होती है। इन दैट केस उन सिटीज में जो लिवेबिलिटी है वो रिवर्स पर मोरलेस डिपेंडेंट होती है और कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज उन नदियों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, तो वो भी बेहतर हो, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट बढ़िया आए। और इस पूरे मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारे पास बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हम उसका इस्तेमाल करें। इस बार थीम में 3 ब्रॉड एरियाज रहे, जैसे कि नेटवर्किंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट। इन्हें आधार बनाकर ये पूरा इनिशिएटिव रन करेगा। वर्तमान में इसमें 30 मेंबर सिटीज हैं, जिसमें आप देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे शहरों के नाम ले सकते हैं। इसका सेक्रेटेरिएट होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर अर्बन अफेयर्स, जिन्हें सपोर्ट मिलेगा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG का। एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME ने अभी हाल ही में इस यूनिक एंटी बैक्टीरियल फैब्रिक को लॉन्च किया है क्या ये? नाम से स्पष्ट है, फैब्रिक यानी कि एक प्रकार का कपड़ा जो एंटी बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरियाज को प्रिवेंट करने की क्षमता रखता है। किसने डेवलप किया है, ये पहला सवाल होगा। इसे डेवलप किया गया है कोमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के द्वारा। ये काम करते हैं KVIC के अंडर में। KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये फैब्रिक जो है ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट जो हमें काउ डंग में मिलता है उसी से ट्रीट किया गया है। इससे होगा ये कि इस फैब्रिक के पास बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करने की क्षमता आ जाती है। अच्छा देखिए, अब इस कपड़े का फायदा क्या होगा? अगर कोई ऐसा कपड़ा हमारे पास है जो कि बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने की क्षमता रखता है, तो इसका सबसे पहला इस्तेमाल तो हम हॉस्पिटल्स में या फिर मेडिकल फैसिलिटीज में कर सकते हैं, बिकॉज बैक्टीरियाज की वल्नरेबिलिटी का सबसे ज्यादा थ्रेट तो ऐसी ही जगहों पर होता है। इसके इतर इससे कुछ जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा और ये एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होगा। तो क्या ये एकमात्र ऐसा इनिशिएटिव है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है जो KVIC ने हमारे सामने रखा है? ऐसा नहीं है। इसके पहले भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स आ चुके हैं KVIC के द्वारा, जिसमें पहला नाम आता है खादी प्राकृतिक पेंट का। इसके बारे में आपने हो सकता है कुछ समय पहले सुना हो। ये अपने प्रकार का पहला पेंट है जो इको फ्रेंडली है, नॉन टॉक्सिक है, एंटी फंगल है, मतलब फंगस वगैरह का इस पर कुछ खास असर नहीं होता, और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी रखता है ये। अब ये काउ डंग से तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पे आप लगा देंगे वो एकदम काउ डंग जैसा दिखेगा या काउ डंग की जो स्मेल होती है वो इसमें रहेगी। ये ओडोरलेस है और कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको सस्ता मिल जाएगा। फर्दर इसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सर्टिफाई भी किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहा प्लास्टिक मिक्स्ड हैंडमेड पेपर। इसे रीप्लान जो प्रोजेक्ट है KVIC का उसी के तहत डेवलप किया गया। रीप्लान का यहां पर फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग प्लास्टिक फ्रॉम नेचर। इसके जरिए हम प्लास्टिक वेस्ट को नेचर से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्दर बात करते हैं KVIC के बारे में। KVIC एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब आपको पता है, इसके लिए पार्लियामेंट में कोई कानून आया होगा, तो उस कानून का नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत काम करते हैं। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या काम है KVIC का? KVIC का काम ये है कि ये प्लान करें कोई ऐसा इनिशिएटिव जो खादी इंडस्ट्रीज से या विलेज इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है, उसे प्रमोट करें, उसका ऑर्गेनाइजेशन करें और उसे इंप्लीमेंट करें। जो भी जरूरी इनिशिएटिव्स हैं इस पूरे सेक्टर में उसे ये लें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वेज रेट इंडेक्स के बारे में है।
एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने अभी वेज रेट इंडेक्स का जो बेस है उसे रिवाइज कर दिया है। पहले ये बेस ईयर जो था वो 1963 से 1965 यानी कि 1963 टू 65 हुआ करता था, और वहां पर जो हम बेस मानते थे उसे मानते थे 100 यूनिट। अब इसे 2016 कर दिया गया है। ये जो वेज रेट इंडेक्स है ये एक्चुअली में ये पोर्ट्रे करता है कि जो अलग अलग सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, वहां पर वर्कर्स को जो वेज मिल रहा है उसमें कितना बदलाव हुआ है और कितना रिक्वायर्ड है। तो कुल मिला के कैलकुलेशन के पर्पज से वेज रेट इंडेक्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। लेबर ब्यूरो एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। तो लेबर ब्यूरो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत। जो नया वेज रेट इंडेक्स है ये 2016 को एज अ बेस ईयर इस्तेमाल करेगा। ठीक है, अब यहां पर जो नया VRI है, WRI है, ये साल में 2 बार कंपाइल किया जाएगा, 6 महीने पे, एक 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को। कुछ और भी बदलाव किए गए हैं। एक तो बेस ईयर चेंज किया गया है। इसे चेंज करने के लिए जो ऑक्यूपेशनल वेज सर्वे किया गया था, ये 7th राउंड था उसका, उसी का डेटा यूज किया गया। पहले महज 21 यानी कि 21 इंडस्ट्रीज कैलकुलेशन में थी, अब 37 इंडस्ट्रीज को कैलकुलेशन में लिया गया है। फर्दर ये जो कैटेगरी थी उसमें बदलाव हुआ है। जैसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उससे केवल 14 इंडस्ट्रीज कैलकुलेशन में थी, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से टोटल 30 इंडस्ट्रीज कैलकुलेशन में है। पहले माइनिंग सेक्टर की 4 इंडस्ट्रीज थी, अभी भी माइनिंग सेक्टर की 4 ही इंडस्ट्रीज हैं। पहले जो 3 इंडस्ट्रीज थी वो प्लांटेशन सेक्टर से हुआ करती थी, अब भी प्लांटेशन सेक्टर से आपको 3 ही मिलेंगी। तो कुल मिला के जो पहले यहां पर 14 इंडस्ट्रीज हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, उसे बढ़ाकर अब 30 कर दिया गया है। तो जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा और होलिस्टिक हो जाएगा। जो नया बास्केट है इसमें हर इंडस्ट्री की यूनिट्स होती है ना, तो पहले केवल 1256 यूनिट्स कैलकुलेट की जाती थी, वहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो कैलकुलेशन में आती थी। अब 2881 यूनिट्स को कैलकुलेशन में किया जाएगा, जहां पर 700 टाइप ऑफ ऑक्यूपेशंस कवर्ड होंगे। तो ये तो चेंजेस अभी हुए हैं। अगला आर्टिकल है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शाइन प्लेटफॉर्म के बारे में। ये एक बुलियन ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम इंश्योर करेंगे डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी और डाटा ट्रेसेबिलिटी। इस प्लेटफॉर्म में हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ही सिक्योर है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली डील करता है गोल्ड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट से। अब यहां पे आपके लिए समझने लायक चीज ये है कि ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपकी एक कमोडिटी है और इसको मैं लिस्ट करता हूं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। अब जैसे जैसे इस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो यहां पे NSE में भी इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट जिनमें किसी अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पे डिपेंड करते हैं आपके स्टॉक की वैल्यू, तो इसी को कहा जाता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। और यहां पे इनकी वैल्यू लिंक्ड है डायरेक्टली गोल्ड के साथ। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मदद की है इंडियन गोल्ड पॉलिसी सेंटर ने और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन ने। तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।